हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है समास, है ना। तो समास में मैंने इसके पहले आपको बताई, समास हमारे 5 प्रकार के हो चुके हैं। 6 प्रकार के समास हैं, जिसमें सबसे पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो हम द्वंद्व समास तक हमने देख चुके थे, है ना। हमारा डेफिनेशन हो गई थी, इसकी परिभाषा भी हो गई थी और इसका डिटेल्स मेरा सब बताकर आपको हो चुका था, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुव्रीहि समास। ये 6वें नंबर का समास है, बहुव्रीहि समास, है ना। तो बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा उसकी है कि बहुव्रीहि समास इस समास से बने समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं। हमने क्या देखा, जो हमारा पहला तत्पुरुष समास था उसमें पहला पद गौण था। ऐसे कर्मधारा में भी पहला पद गौण था, मतलब दूसरे पद को प्रधानता दी गई थी, तत्पुरुष समास में भी और कर्मधारय समास में भी। वैसे ही द्विगु समास में भी, द्विगु समास मैंने आपको ये बताई थी ना कि तत्पुरुष समास जो है उसके उपभेद कौन कौन से हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये दोनों तीनों भी जो है ये अपने पहले पद को गौण रखते हैं, मतलब दूसरे पद को प्रधानता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर दूसरे पद में भी प्रधानता किसमें देखी हमने, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में भी और तत्पुरुष समास में भी। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं बहुव्रीहि समास, वो बोल रहे हैं कि इस समास से बने समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं, मतलब दोनों पद को प्रधानता नहीं है। ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और बहुव्रीहि समास में यह तीसरा पद भी प्रधान होता है। मतलब ये दोनों मिलकर जो तीसरा पद आएगा वो प्रधानता, उसको प्रधानता दी जाएगी, जिसमें बहुव्रीहि समास में। अब मैंने हमने देखा कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। महत्व दोनों को दिया जाता है, किसी में पहले प्रधान होता है, जैसे अव्ययीभाव समास में जो पहला पद है उसको प्रधानता दी गई, लेकिन वही तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, इनमें दूसरे पद को दी गई प्रधानता, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा बहुव्रीहि समास क्या कह रहा है कि वो जो पूर्व पद भी है और उत्तर पद भी है, ये दोनों को हमने प्रधानता नहीं दी गई है, मतलब इसमें दोनों को प्रधानता नहीं है। अब इससे दोनों से मिलकर जो तीसरा पद आएगा वो उसमें प्रधान होता है ना। बहुव्रीहि समास की यही खासियत है कि पूर्व पद और उत्तर पद को उसने सब प्रधानता नहीं दिया, मतलब वहां पे वो गौण हो गए हैं, मतलब वहां पे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तीसरा पद दोनों से मिला का मतलब नहीं, मतलब दोनों को मिलाकर जब तीसरा पद मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसमें वो उसको प्रधानता दी गई है और उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। तो ठीक है, ये इसको आप उतार लीजिए, इसको भी ध्यान से उतारना है, ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको लिखिए, इसका डिटेल्स और भी बता रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के साथ हम और देखेंगे, ठीक है। इसको उतारिए।
अब यहाँ क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जानकारी हम देखेंगे। इसकी बात भी और है कि बहुव्रीहि समास वह समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं, है ना, ये समझाया था मैंने। और ये भी है कि दोनों पद उसमें क्या होते हैं, गौण होते हैं, मतलब उनका वहां पे दोनों पदों का वहां पे कोई उपयोग नहीं होता है ना। लेकिन क्या होता है कि जब दोनों पद मिलकर तीसरा पद तैयार होता है ना, बहुव्रीहि समास वही होता है कि तीसरे पद को जो मिलकर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर जब तीसरा पद बनता है तो वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। वस्तुतः बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसके दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद को बताते हैं, है ना, या तीसरे पद को तैयार करते हैं। वो उनका तीसरा पद होता है और उसी को प्रधानता दी जाती है, जिससे वो क्या बनता है, बहुव्रीहि समास। तो इसे भी आप डिटेल्स लिख ली मतलब अपने कॉपी में लिखिए, है ना। ये भी आपको पूरा उतारना है बहुव्रीहि समास का। तो समास हमारे पास पूरा डिटेल से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा उसकी ये परिभाषा ही चल रही है और उसके बारे में जानकारी, तो ये लिखना है, नोट करना है आपको। तो आप लिखोगे और मैं समझाते जा रही हूँ तो आपको समझ में भी आएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है ना, बहुव्रीहि समास में मैंने बताया ना दोनों पद गौण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद गौण होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब उसका तीसरा पद तैयार होता है, दोनों को मिलाकर जब तीसरा पद तैयार होता है तो वो प्रधान होता है, मतलब बहुव्रीहि समास में, है ना। अब जैसे उदाहरण मैंने यहाँ लिखा कि त्रिलोचन शब्द की रचना पर ध्यान दीजिए। अब त्रिलोचन शब्द है ना, शब्द कौन सा है, त्रिलोचन। तो यह शब्द त्रि तथा लोचन, है ना, त्रि तथा लोचन दो पदों से मिलकर बना हुआ है ना, दो पदों से मिलकर बना है त्रि और लोचन। तो ये दोनों पदों से मिलकर ये शब्द बना है त्रिलोचन, है ना। तो जिसका अर्थ होता है तीन नेत्र, जिसका अर्थ क्या होता है, तीन नेत्र। तो अब इसमें हमें जब अब अभी विग्रह करना भी बताऊंगी, विग्रह करने में हमें देखिए, हम जब इसका विग्रह करते हैं तो उसमें कर्मधारय समास का भी ऐसा लगता है कि कर्मधारय समास होगा या द्विगु समास होगा। जब हम इसका विग्रह करते हैं उसके ऊपर भी मैं अभी आपको डिटेल्स बताऊंगी। इतना पहले आप उतारिए, 1 से 2 सेकंड में आप इसको उतार लीजिए, है ना। फिर इसके बाद वाला भी बता रही हूँ तो वो भी लिखना होगा। मतलब हमें डिटेल्स जानना है कि हम सिर्फ बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण है और तीसरा पद है, लेकिन तीसरा पद जब आता है, तीसरे पद को जब हम उदाहरण देखते हैं उसका, तो वो हम ये जानते हैं कि बहुव्रीहि समास है। लेकिन जब बहुव्रीहि समास का वो जो हमारा तीसरा जब प्रधान जो शब्द है आता है, तो उसको यदि हम विग्रह करने जाए तो उसमें हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत से लोग उसे कर्मधारय समास कह देते हैं, बहुत से लोग उसे द्विगु समास कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी, इसे 2 मिनट में आप उतारिए।
अब देखिए, अब शब्द है हमारा त्रिलोचन, है ना। हमें बहुव्रीहि समास बनाना है, लेकिन शब्द क्या है? त्रिलोचन। त्रिलोचन में क्या है? अब यदि इस शब्द का विग्रह किया जाए, त्रिलोचन शब्द का, है ना, यदि इस शब्द का विग्रह किया जाए तो विशेषण तीन, त्रि मतलब तीन, तीन तथा विशेष लोचन, त्रिलोचन मतलब तीन लोचन, लोचन मतलब आंख, है ना, होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, है ना। कैसे कि इसमें विशेषण क्या है? तीन, विशेषण क्या है? तीन तथा विशेष क्या है? लोचन। तो ये क्या होगा? कर्मधारय समास कहलाएगा, है ना। यदि इसका विग्रह तीन लोचनों का समाहार, है ना, हमने इसके पहले द्विगु समास में भी पढ़ा था समाहार, है ना, दो समूहों का समाहार, दो प्रहरों का समाहार, तो वो क्या कहलाता है? तो वह द्विगु समास कहलाता है। यदि हम समाहार कहते हैं तीनों लोचनों का समाहार, तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए बहुव्रीहि समास, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां पर हमें कंफ्यूजन होना है ना, तो वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें बहुव्रीहि समास में कर्मधारय समास नहीं बताना है, द्विगु समास नहीं बताना है, हमें क्या बताना है? बहुव्रीहि समास बताना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पहला पद और दूसरा पद जो बहुव्रीहि समास में है वो दोनों गौण है, मतलब वहां पे दोनों को नहीं बताया गया, प्रधानता दोनों को नहीं दी गई। इन दोनों का जो मिलन है, जो मिलकर जो शब्द तैयार होगा तीसरा, उसको प्रधानता दी गई है। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, है ना, कंफ्यूजन होना नहीं है। इसके बाद भी और भी है, वो भी बताऊंगी, इसे भी आप बताइए। अब जैसे ये त्रिलोचन है ना, त्रिलोचन शब्द हमने अभी देखा कि हम कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं द्विगु समास के लिए और कर्मधारय समास और द्विगु समास, है ना, दोनों में। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम विग्रह करेंगे त्रिलोचन शब्द का, जब हमने अभी इसके पहले जो देखा, किंतु यदि इसका इस शब्द का विग्रह किया जाए तो वो क्या होगा? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव, है ना। महादेव मतलब भगवान शंकर की तीन आंखें होती है ना, है ना। तो तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव, तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। हमें पूरा विग्रह करके बताना होगा। कैसे? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात महादेव, तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस विग्रह में त्रि तथा लोचन, त्रि तथा लोचन दोनों पद मिलकर तीसरे पद मतलब महादेव की विशेषता बता रहे हैं, है ना। तीसरे पद मतलब महादेव की विशेषता बता रहे हैं। अब हम जानते हैं त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब महादेव को कहते हैं, है ना, भगवान शंकर को त्रिलोचन भी कहते हैं। लेकिन जहां हमने देखा त्रिलोचन में जब विग्रह भी किया जाता है तो विग्रह भी इस तरह से होना चाहिए कि जैसे तीनों लोचनों का समाहार, तो वो तो द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है ना, है ना। तो जहां पर हमने देखा उसमें भी दूसरे पद को लोचन को उसमें दिया, तो वो द्विगु समास कहलाए। तो ये इससे हमें विग्रह इस तरह से करना होगा कि वो तीसरे पद जो मिलकर, दोनों पदों को मिलकर जो तीसरा पद आता है उसकी विशेषता बताता है, वही क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है ना। तो यहाँ पर ये भी पूरा डिटेल्स आप लिख लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इसी भी कार्य फिर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं।
अब जहाँ जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया है ना, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल दिया है। जैसे पहला दिया है, जैसे समस्त कर, फिर समास विग्रह, फिर प्रधान कर, यानी प्रधान का किसको, तीसरे पद को आती है, तो वो कैसे मिलकर, जैसे अंशुमाली, अंशुमाली मतलब अंशु, अंशु मतलब किरणें, है ना, सूर्य की जो किरणें, अंशु मतलब किरणें, अंशु है मालाएं जिसकी, यानी किरणों की मालाएं, किसे, किसकी, सूर्य, तीसरा पद कौन सा तैयार हुआ, सूर्य। तो सूर्य की जब हमारी किरणें पड़ती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अंशुमाली। उसका समस्त पद क्या है, अंशुमाली। जब हमने उसको विग्रह किया तो अंशु यानी किरणें हैं मालाएं जिसकी, वो क्या, कौन है, सूर्य, है ना। फिर दूसरा है चार पाई, चार है पाए जिसके, वो क्या है, पलंग। जो दोनों को मिलकर तीसरा शब्द तैयार होता है वो है बहुव्रीहि समास। फिर है विषधर, विष को धारण करते हैं, किया है जिसने, है ना, विष को धारण किया है जिसने, वह कौन है, शिव, है ना। फिर है चतुरानन, चतुरानन मतलब चार है आनंद, आनंद मतलब मुख, चार है आनंद जिसके, वो कौन है, ब्रह्मा, वो कौन है, ब्रह्मा। तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसे भी उतारिए आप। हाँ, तो आपने देखा ये समस्त पद हो गया, है ना। हमारा जो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर यहीं पे हो जाता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल में और बहुव्रीहि समास के आपको और दे देती हूँ। जैसे तिरंगा, है ना, हमने देखा था तिरंगा मतलब तीन रंग है जिसकी, वो कौन सा है, भारतीय राष्ट्रध्वज, जो हमारा भारत देश का तिरंगा है। फिर है षडानन, षडानन मतलब किसे कहते हैं, षट, षट मतलब छह, और छह है आनंद यानी मुख जिसके, यानी षट है आनंद जिसके, वह कौन है, कार्तिकी। फिर है गजानन, है ना, गजानन किसे कहते हैं, हम भगवान गणेश को कहते हैं। तो गज, गज के समान आनंद है जिसका, वो कौन, गणेश। गज के समान, गज मतलब हाथी, गज के समान आनंद है जिसका, वो कौन, गणेश। तो ये तीसरा पद यानी प्रधान पद जो है वो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है। घनश्याम, है ना, घनश्याम का एग्जाम्पल मैंने उधर भी दी थी आपको, है ना, घन के समान जो समाहार, है ना, वो द्विगु समास में भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था घनश्याम का, लेकिन घनश्याम का यहाँ भी है। तो घनश्याम मतलब घन के समान, श्याम, श्याम मतलब काले, काले हैं जो, घन के समान श्याम हैं जो, वो कौन, कृष्ण। ऐसे मेघनाद, है ना, मेघ के समान करता है नाद जो, मेघ के समान, मेघ मतलब बादल के, मेघ के समान करता है नाद जो, वो कौन है, रावण पुत्र इंद्रजीत, है ना। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो हम बहुव्रीहि समास में दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आज समास जो पाठ है वो यहीं पे ये हुआ। मैं आपको इसके पीडीएफ के तौर पर आपको क्वेश्चन आंसर और इसके एग्जाम्पल्स और जो आपको करने के लिए देंगी वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भिजवाऊंगी। ओके, थैंक यू।